जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा मैरी हो या साइना, मिताली हो या कल्पना, इन्हीं से लेके प्रेरणा है इनके जैसा बनना। हिजाब पहनूं या चुनर, है कम कहाँ मेरा हुनर। हिंदुस्तां की बेटी हूँ मैं, शान से ये कहती हूँ, मैं शक्ति हूँ, कर सकती हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ। तीर भी चलाती हूँ, उड़ाती हूँ रफेल भी, उड़ा दे सबके होश, ऐसे खेलती हूँ खेल भी। परवाज ले चुकी हूँ मैं, ना अब है मुड़ के देखना। हिंदुस्तां की बेटी हूँ, आज़ाद हो के रहती हूँ, मैं शक्ति हूँ, कर सकती हूँ, हाँ हाँ मैं शक्ति हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ। बहुत शुक्रिया प्रिया सुरैया जी। अब हम मंच पर भारत की एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहे हैं जिनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। ये वो आवाज है जिसने भारतीय फिल्म संगीत को न सिर्फ एक नई ऊंचाई दी, बल्कि एक नया आयाम भी दिया है। देवी और सज्जनों, हमारे बीच सुरों की मल्लिका आशा भोसले जी मौजूद हैं। From wild and vivacious cabaret numbers to soulful melodies with a career spanning over 6 decades, Asha Bhosle remains the most versatile playback singer in Indian cinema. At a time when singers like Lata Mangeshkar, Geeta Dutt and Shamshad Begum were ruling the charts, it was not easy for Asha Bhosle to make place for herself. But heartfelt, romantic numbers like this one got her noticed. Born into a family of musicians in Maharashtra, a young Asha Mangeshkar, along with her sister Lata, started singing at an early age to support their family after the death of their father. It was music composer O.P. Nayyar who gave Asha the opportunity to sing for the lead heroines. Be it a seductive cabaret number or a madcap comic rendition, Asha Bhosle took the music scene by storm in the late 50s. After a string of peppy songs and cabaret numbers through the 60s and 70s, Asha sang Avali for R.D. Burman in Hum Kisi Se Kam Nahi in 1977. A film which till date remains close to her heart. Asha ruled the music charts through the 80s with the entry of disco and Bollywood and the new conversational style of singing. Asha proved the versatility and agelessness of her voice when she continued to give her voice to a new crop of heroines in the 90s. Even in the new millennium, more than half a century after she began singing, Asha's voice continues to enthrall listeners. On the 8th of September, as Asha Bhosle turns 90, she will be singing live in a concert at Dubai. A career span of over 70 years and thousands of songs later, Asha Bhosle's legacy is one that will remain unmatched for a long time to come. But it's her zest for life that makes her a legend. आज दीदी की आवाज़ में हम सबको उनके पसंद के एक गाना गाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी। सबसे बड़ा डर लग रहा है। आपने अंदर कहा था कि हेलो 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 हेलो
हेलो। पहले तो यहाँ बैठे हुए सारे बड़े बड़े लोग और आपको नमस्कार, प्रणाम। आपने कहा कि मधुबन में कन्हैया किसी गोपी से मिले, मुझे सुनना है। तो मुझे वो गाना इतना अभी याद नहीं है, मैं मुखड़ा सुना देती हूँ। मधुबन में कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी रास रमे, रास रमे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, आग तन मन में लगे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। अभी मेरे पसंद के है, आपके पसंद के चुरा लिया है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। आहा आहा आहा। धन्यवाद आपका। राजनीति के दांव पेच हो या फिर खेल का मैदान हो, रॉकेट साइंस हो या देश की हिफाजत करने की जिम्मेदारी, महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर फर्ज न सिर्फ बखूबी निभाया है, बल्कि पूरी दुनिया में भारत का परचम बुलंदी से लहराया है। और नेटवर्क 18 अपने राइजिंग इंडिया शी शक्ति मंच से भारत की ऐसी ही महिलाओं के हौसले और जज्बे को सलाम करता है। शी शक्ति महिलाओं को सम्मानित करने का एक प्रयास है। मैं अब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वो नारी शक्ति पर अपने विचार हमसे साझा करें। भारत की नारी शक्ति पर केंद्रित इस विशेष कार्यक्रम में राइजिंग इंडिया शी शक्ति में उपस्थित केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ श्री राहुल जोशी जी, हमारी सभी बहनों और बेटियों, गणमान्य अतिथियों, नेटवर्क 18 से जुड़े सभी मीडिया कर्मीगण, सभी को मेरा नमस्कार, जोहार। महिलाओं की उपलब्धियों को मान्यता देने, सम्मानित करने और उसका उत्सव मनाने के इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के अथक प्रयासों की प्रशंसा करती हूँ। मैं इस आयोजन में भाग लेने वाली वुमेन अचीवर्स की सराहना करती हूँ,
जिन्होंने यहाँ अपने जीवन कथा लोगों के साथ साझा किया। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर अलग अलग सत्र आयोजित हुए हैं। इस समारोह को अपने टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस, वनवासियों की उपलब्धियों से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक हर क्षेत्रों में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा का मंच बनाया है। मुझे बताया गया है कि आज के सत्र में अनेक सफल महिलाओं ने अपने अनुभव और विचार साझा किए हैं। यहाँ पर आशा दीदी और भारत की मिसाइल वुमेन डॉक्टर टेसी थॉमस से लेकर कविता सिंह, बधुरी ताती और पुनीता अरोड़ा जैसे हस्तियों को उपस्थित महत्वपूर्ण है। आप सभी ने एक सामान्य सी शुरुआत करके अपने लगन और परिश्रम के बल पर बड़े मुकाम हासिल किए हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अनुभव से उन लाखों लोगों को प्रेरणा मिलेगी जो विभिन्न चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देवियों और स्वजनों, आज जब हमारे देश अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं तो अब इस कार्यक्रम का आयोजन अत्यंत ही प्रासंगिक है। हमने भारत को निकट भविष्य में ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन क्या हमारी आधी आबादी के योगदान के बिना ये संभव है? ये प्रामाणिक तथ्य है कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की विकास यात्रा में वहाँ के सभी वर्ग, सभी क्षेत्रों की भागीदारी रही है। कुछ राज्यों की वर्कफोर्स में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, लेकिन बहुत से राज्य ऐसे भी हैं जहाँ उनकी संख्या काफ़ी कम है। मैंने पहले भी कहा है कि स्त्री और पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिया है। अगर एक पहिया ठीक से नहीं चलेगा तो गाड़ी भी ठीक से नहीं चल पाएगी। शक्ति के बिना शिव अधूरे है। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक है। हमारे सभी धर्म ग्रंथों और साहित्यों में नारी की महिमा सदियों से रेखांकित की जा रही है। विकसित भारत के लक्ष्य को शीघ्रता से हासिल करने में हमारी बहनें और बेटियों का योगदान होना अनिवार्य है। पिछली एक वर्ष के दौरान देश भर में अनेक बेटियों और बहनों ने मैंने उनसे मिली हूँ और अपने अनुभव से ये कह सकती हूँ कि उनमें जीवन में आगे बढ़ने और देश तथा समाज के लिए कुछ कर गुजरने की असीम ललक है। जरूरत है कि बस उनकी क्षमता और योग्यता पर भरोसा करने की। मुझे पूरा विश्वास है कि अमृतकाल में नारी शक्ति के योगदान के बल पर भारत विकसित देश के समूहों में अपने अग्रणी स्थान बना सकेगा। देवियों और स्वजनों, महिला शक्ति के बिना एक स्वस्थ, सशक्त और विकसित समाज की परिकल्पना संभव ही नहीं है। हम धरती और भारत भूमि को माता के रूप में संबोधित करते हैं। विद्या, धन, बल के लिए हम माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। प्राचीन काल से आधुनिक भारत तक हमारी इतिहास महिलाओं के योगदान की गाथाओं से भरा हुआ है। गर्गी, मैत्री, रोमसा और ओपाला जैसे विभूतियों ने, विदुषी नारी ने से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होकर रानी बेलू नाचियार और रानी चेन्नम्मा जैसी वीरांगनाओं के योगदान के उल्लेख के बिना हमारे इतिहास अधूरा है। विश्व के अनेक विकसित देशों ने महिलाओं को वोटिंग राइट्स देने में बहुत लंबा समय लगाया था, जबकि हमारे संविधान निर्माताओं ने यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स को शुरू से ही लागू कर दिया। दुनिया भर के लिए ये आश्चर्य की बात थी, लेकिन महिलाओं को बराबरी का अधिकार और सम्मान देना तो भारतीयता का मूल भाव रहा है।
भारत में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सभी महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं विश्व के कई विकसित देशों की तुलना में पहले से ही आसीन रही है। नारी का सम्मान हमारी संस्कृति का आधार रहा है। यब नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारा सूत्र वाक्य रहा है। नारी के गौरव में आस्था रखने वाली हमारी परंपरा में अनेक साक्ष्य मिलते हैं कि जब जब नारी का अपमान हुआ है तब तो पूरा समाज ने एकजुट होकर ऐसे कुकृत्य की भर्त्सना की है और अपराधियों को दंडित किया गया है। आज भी ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती है जो नारी समाज के हमारे सनातन मूल्यों के सर्वथा विरुद्ध है। मुझे विश्वास है कि नारी के प्रति आदर भाव से युक्त हमारी व्यवस्था में निहित न्याय की शक्ति के बल पर नारी शक्ति सदैव आगे बढ़ती रहेगी। बेटियों और बहनों को सम्मान तथा उचित अवसर देना हमारी परंपरा है और हमारा दायित्व ही है। समाज को पढ़ो और बढ़ो की सोच के साथ बेटियों का साथ देना चाहिए। सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाली हमारी बेटियां अपनी इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम के बल पर ग्लास सीलिंग को तोड़ते हुए खेल, संगीत, कला, विज्ञान और रक्षा जैसे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। ये समारोह भी इस तथ्य का एक स्पष्ट प्रमाण है कि हम वुमेन लेड डेवलपमेंट के युग में प्रवेश कर चुके हैं। पूरे समाज का सकारात्मक सहयोग मिलने पर नारी शक्ति के नेतृत्व में ही हो रही है विकास की ये यात्रा और अधिक तेजी से आगे बढ़ेगी। सरकार महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, लेकिन एक समाज के रूप में हम सब का भी बेटियों और बहनों को सबल बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। हम सबको मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां सभी महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्र में पूरी तरह से भाग ले सके और अपना भरपूर योगदान दे सके। मीडिया हमारी समाज व्यवस्था का अहम हिस्सा है और लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है। इस नाते मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया का काम समाचार प्रसारित करना ही नहीं है, लेकिन लोगों को शिक्षित करना और सकारात्मक दिशा में ले जाना भी है। मुझे खुशी है कि नेटवर्क 18 ने इस दिशा में एक खास पहल की है। अपने अपने क्षेत्र में सफल महिलाओं को ऐसा मंच प्रदान करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित ये समारोह प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है कि इस समारोह से प्रेरणा प्राप्त करके अन्य संस्थाएं भी आगे आएंगे और महिला सशक्तिकरण के हित में ऐसे आयोजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम राष्ट्रपति जी आपके प्रेरणादायक विचारों के लिए। अब मैं हॉल में मौजूद तमाम अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वो भारत के राष्ट्रगान के सम्मान में एक बार फिर खड़े हो जाएं। प्रिया सुरैया जी से विनती है कि वो मंच पर आकर राष्ट्रगान गाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे
तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। धन्यवाद। देवी और सज्जनों, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अब हमसे विदा लेंगी। मैं समस्त नेटवर्क 18 ग्रुप की ओर से उनका राइजिंग इंडिया शी शक्ति सम्मेलन में पधारने और इसकी शोभा बढ़ाने के लिए धन्यवाद करती हूँ। राइजिंग इंडिया शी शक्ति सम्मेलन का कारवां आगे बढ़ाते हैं और मैं एक बार फिर आशा भोसले जी से गुजारिश करूंगी कि वो न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH 5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। महासंग्राम 2024 के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। लोकसभा इंतखाबात में जाने से पहले लद्दाख के कांग्रेसी लीडरों के एक ग्रुप में बेचैनी फैल रही है। इन लीडरों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल यानी LHDC के इंतखाब के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस ने इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। करगिल के ज्यादातर हिस्सों में LHDC के इंतखाबात की बराह रास्त लड़ाई हमेशा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान ही रही है। दीगर सियासी जमातों की मौजूदगी सिर्फ चंद इलाकों तक महदूद है। कांग्रेस के बहुत से रहनुमा NC के साथ इत्तेहाद के फैसले से खुश नहीं हैं। तो आपको बता दें कि LHDC करगिल इंतखाबात की जब बात करते हैं तो हमेशा से ही यहां पर मुकाबला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में रहा है। अगर हम 2018 LHDC इंतखाबात की बात करें तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 10 सीटें मिली थी, कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी, तो PDP ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को केवल 1 सीट मिली थी, तो 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जीत दर्ज की थी। टोटल अगर हम बात करें LHDC करगिल की तो वहां पर 26 सीटें हैं, जिन पर ज्यादातर सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद कांग्रेस को मिली थी। तो हमेशा ये टक्कर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में देखी गई है करगिल में। ऐसे में अब जो फैसला कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिया है उससे कांग्रेस के कई सारे लीडरान खुश नहीं है। इत्तेहाद करना LHDC के इंतखाबात में जो जमीनी सतह पर जुड़े हुए वर्करान हैं कांग्रेस के, वो इससे खुश नहीं है, क्योंकि हमेशा से ही उनकी लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस से रही है। ऐसे में उनके वोटर बेस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिनके साथ हम हमेशा मुकाबला करते आए हैं उनको अब वोट देना है, अगर वो किस तरह से सीट शेयरिंग करते हैं। बहरहाल ये बोला गया है कि इत्तेहाद होगा तो 50-50 सीट शेयरिंग की जाएगी। ऐसे में जिन सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं लड़ेगी, और जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कैंडिडेट्स जो है मैदान में उतारेंगे, वहां पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स को मैदान में नहीं उतारेंगे।
हमारे नुमाइंदे मौरूफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौरूफ, जब बात करते हैं एलएचडीसी करगिल इलेक्शंस की, तो लड़ाई हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच रहती है, लेकिन इस बार जो है उन्होंने अलायंस करने का ऐलान कर दिया है। ऐसा क्यों उन्होंने किया है और इस वजह से काफी ज्यादा हंगामा कांग्रेस की लीडरशिप में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के जो लीडर्स है, वर्कर्स है, वो इससे खुश नहीं है। जी मुनाजा, जो करगिल का जो हिल काउंसिल का इलेक्शन आने वाला है, 10 सितंबर को इलेक्शन है और 16 जो अगस्त से नॉमिनेशन फाइलिंग स्टार्ट होगा। तो ऐसे स्थिति में एक जो जांस्कर रीजन में एक हमें देखने को मिला कि मास रेजिग्नेशन दिया। जो सारे कांग्रेस जो पादुम जांस्कर का कैपिटल माना जाता है, उस ब्लॉक के सारे जो कांग्रेस के वर्कर इंक्लूडिंग जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव काउंसिलर रह चुके हैं, वो रिजिग्नेशन देके बीजेपी में शामिल है। जैसे कि आपने बताया कि टक्कर हमेशा कांग्रेस और एनसी का रहता है करगिल की काउंसिल में, और इंडिपेंडेंट का बहुत ही योगदान रहता है। जैसे कि आपने बताया कि हिल काउंसिल में जो कांग्रेस और एनसी ने अलायंस किया था कि बीजेपी को साइड में रखने के लिए, क्योंकि रिसेंट ईयर में देख रहे हैं काफ़ी तादाद में लोग बीजेपी जोड़ रहे हैं, बीजेपी पे साथ शामिल हो रहा है। तो कल की जो पादुम की बात करें तो वहाँ जो JNK के जो बीजेपी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अशोक कौल, उसी तरह जो यूटी लद्दाख के प्रेसिडेंट फुनसोक तंजीन, उसी तरह जो जांस्कर से जो बीजेपी का काउंसलर जी के तंजीन लखपा, उनकी मौजूद में तो काफ़ी सारे जो वर्कर है वो बीजेपी में शामिल हुआ। उनका कहना है कि कांग्रेस ने जो हाई कमांड है जो करगिल डिस्ट्रिक्ट में बैठता है, तो जो हमने कुछ जो ब्लॉक प्रेसिडेंट पादुम की जो ब्लॉक प्रेसिडेंट से बात किया, अभी वो बीजेपी में शामिल हो गया। तो उनका कहना है कि उनके साथ कोई सलाह मशवरा नहीं करते, करगिल से डिसीजन लेते, इसलिए वो लोग नाराज है। तो अभी सारे लगभग 200 और बताया जाता है 200 और 300 के बीच में जो वर्कर है वो सारे बीजेपी में शामिल है। जी मुनाजा, तो मौरूफ 200-300 के करीब वर्कर्स ने जो है बीजेपी ज्वाइन की है। इसमें कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, क्योंकि हमने पहले देखा है 2018 में जो हिल काउंसिल का इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी को एक ही सीट मिली थी। अब जो ये इस बार इस तरह से बगावत देखने को मिली है, उससे बीजेपी को आपको लगता है कि फायदा होने वाला है आने वाले इलेक्शन में? बिल्कुल मुनाजा, क्योंकि जो ऐसे ग्राउंड लेवल पे काफ़ी संख्या में जो वर्कर एक तरफ बीजेपी के साथ ज्वाइन करते हैं, तो बाकी लोगों में जो माइंडसेट में जो वोटर की माइंडसेट में चेंज होता है। और आपको मैं ये बता दूं, जो करगिल हिल काउंसिल में इंडिपेंडेंट का काफ़ी योगदान रहता है, जो हमेशा से ही रहा है। और आपको बता दूं, जो हिल काउंसिल करगिल में एनसी या कांग्रेस का ही मतलब, या कभी एनसी कभी कांग्रेस आते, तो इस बार दोनों अलायंस किया। तो उनको उम्मीद था कि उनको उम्मीद है कि मिल के सरकार बनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो हाजी इनायत अली काफ़ी देर से चुपचाप बैठे, तो वो भी रिसेंटली एक्टिव हो गया। जो करगिल के बीजेपी यूनिट के उसको इलेक्शन का इंचार्ज बना दिया गया। तो इसलिए अभी टक्कर बहुत ज़ोर के होने वाला है। जी मुनाजा, तो कांग्रेस के लिए तो बहुत ज़ोर का एक तरफ से सेटबैक है, क्योंकि काफ़ी संख्या में जांस्कर से ज्वाइन किया। उसी तरह आप देख पा रहा होगा काफ़ी दराज से भी ज्वाइन कर रहा। तो बीजेपी के लिए अभी इस वक्त तो काफी सारे लोग कांग्रेस के वर्कर्स जो है लीडर्स वो खुश नहीं है एनसी के साथ, जिनका उनका मुकाबला होता था उन्हीं के साथ मिलकर लड़ना हुआ इलेक्शन, तो वो इसके लिए तैयार नहीं। और जो एक रिबेलियस एक्ट के तहत मास रेजिग्नेशन हुआ है और बीजेपी को इसका रास्त फायदा हुआ है। मौरूफ, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। महासंग्राम 2024 में इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 18 JKLH। आदाब।